हम देखते हैं कि इन दोनों संरचनाओं में एक ही सूत्र C4H10 है, समान आणविक सूत्र, लेकिन विभिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिक संरचनात्मक समावयन कहलाते हैं। सीधी तथा शाखित वाली कार्बन श्रृंखलाओं के अतिरिक्त कुछ यौगिकों में कार्बन के परमाणु वलय के आकार में व्यवस्थित होते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन का सूत्र C6H12 है तथा इसकी संरचना निम्न है। तो जैसे नीचे आपको दिखाया गया है, तो ये सब चीज़ें हमने अपनी नोटबुक में पहले से ही देख रखी हैं। क्या आप साइक्लोहेक्सेन के इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कर सकते हैं? सीधी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय कार्बनिक यौगिक सभी संतृप्त असंतृप्त यौगिक हो सकते हैं, जैसे बेंजीन C6H6 की संरचना निम्न है। ये बेंजीन की संरचना को भी हमने अपने नोटबुक में देख लिया है। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले ये सभी कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनमें से संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं तथा ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक दोहरे आबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। एक या एक से अधिक त्रिआबंध वाले एल्काइन कहलाते हैं। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। संतृप्त वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त वाले को हम लोग बोलेंगे एल्केन, और असंतृप्त वाले को, दोहरे वाले को तो हम लोग एल्कीन बोलेंगे, और ट्रिपल वाले को हम लोग एल्काइन बोलेंगे। तो ये हमें याद कर लेना है। ये तीनों पॉइंट हमको क्या करना है? याद कर लेना है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ये तीनों वर्ड हमें याद कर लेने हैं। 4.2.3 मुझसे दोस्ती करेंगे। तो कार्बन अत्यंत मैत्रीपूर्ण तत्व है। अभी तक हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन के यौगिकों की चर्चा की है, लेकिन कार्बन अन्य तत्वों जैसे हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के साथ भी आबंध बनाता है। हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजन को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट नहीं रहती है। ऐसे यौगिकों में हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। तो विषम परमाणु को हम लोगों को याद कर लेना है। यह विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं, जैसा कि सारणी 4.3 में दिया गया है। यह विषम परमाणु वे प्रक्रियात्मक समूह जिनमें यह उपस्थित होते हैं यौगिकों के विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। यह गुण कार्बन श्रृंखला की लंबाई और प्रकृति पर निर्भर नहीं होते, फलस्वरूप यह प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। तो प्रक्रियात्मक समूह की डेफिनेशन को भी आप याद कर लीजिए। सारणी 4.3 में कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक समूह दिए गए। केवल रेखा के द्वारा समूह को मुक्त संयोजकता अथवा संयोजकता दर्शाई गई है। हाइड्रोजन के एक या अधिक अणुओं को प्रतिस्थापित करके इस संयोजकता के द्वारा प्रक्रियात्मक समूह कार्बन श्रृंखला से जुड़े रहते हैं। सारणी 4.3 कार्बन यौगिकों में कुछ प्रक्रियात्मक समूह, तो जैसे आपको विषम परमाणु क्लोरो, ब्रोमो, इसी प्रकार से आयोडो, फ्लोरो, ये सब भी होते हैं। यौगिक का प्रकार क्या चीज़ है? ये हेलो ग्रुप से रिलेटेड है, क्लोरो और ब्रोमो। प्रक्रियात्मक समूह का फॉर्मूला क्या है इनका? ये जो है क्या नाम है, माइनस इस डैश साइन के संग क्लोरो जुड़ेगा, ब्रोमो जुड़ेगा, आखिरी में हाइड्रोजन को ये प्रतिस्थापित कर देंगे। इसी प्रकार से विषम परमाणु ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए सिंबल OH इस्तेमाल होगा। एल्डिहाइड के लिए ये सिंबल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। कीटोन के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए हम लोग ये सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ को डिटेल से हम लोग अपनी कॉपी में देखेंगे। 4.2.4 समझातीय श्रेणी। आपने देखा कि कार्बन परमाणु को आपस में जोड़कर विभिन्न लंबाई की श्रृंखलाएं बनाई जा सकती हैं। ये श्रृंखलाएं शाखित भी हो सकती हैं। साथ ही इन कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन तथा अन्य परमाणुओं को उपरोक्त किसी भी प्रक्रियात्मक समूह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अल्कोहल जैसे प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति कार्बन यौगिक के गुणधर्मों को तय करती है, चाहे कार्बन श्रृंखला की लंबाई कुछ भी हो, जैसे CH3O, C2H5O, C5H7OH तथा C4H5OH के रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है। अतः यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिनमें कार्बन श्रृंखलाओं में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो समजातीय श्रेणी की भी डेफिनेशन को हम लोगों को याद कर लेना है कि यहाँ पर जितने भी आपके पास ग्रुप आएंगे वो सभी के सभी एक ही ग्रुप से रिलेटेड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अब हम सारणी 4.2 में वर्णित समजातीय श्रेणी को देखेंगे। हम इस उत्तरोत्तर यौगिक की सूत्रों को देखेंगे। जैसे आपने देख रहे हो कि CH4 है, मीथेन का फॉर्मूला है ये।
और सेकेंड वाला एथेन का फॉर्मूला है, तो यदि हम इसके बीच में अंतर निकालते हैं तो CH2 का अंतर आता है। इसी प्रकार से यदि हम इसके बीच में अंतर निकालते हैं तो ये अंतर भी हमारे पास CH2 का आता है। तो इनके बीच में डिफरेंस CH2 का होता है। अगले युग्म प्रोपेन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रोपेन को हम लोग देखते हैं, तो प्रोपेन के बीच और ब्यूटेन के बीच में भी अंतर वही सेम चल रहा है। क्या आप इन यौगिकों के आणविक द्रव्यमानों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं? कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 U होता है तथा हाइड्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 1 U है। इसी प्रकार एल्कीन की समजातीय श्रेणी को देखिए। श्रेणी का पहला सदस्य है एथीन है, जिसके बारे में हम पहले ही अनुभाग 4.2.1 में अध्ययन कर चुके हैं। एथेन का सूत्र क्या है? उत्तरोत्तर सदस्यों का सूत्र C3H6 C4H10 तथा C5H5। क्या इनमें भी CH2 इकाई का अंतर है? क्या आप इन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के बीच कोई संबंध प्रतीत होता है? एल्कीनों का सामान्य सूत्र CnH2n होता है के रूप में लिखा जा सकता है, जहां N 2 3 4। क्या आप इस प्रकार के एल्कीनों तथा एल्काइनों का सामान्य सूत्र बना सकते हैं? ये सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं फॉर्मूले बनाने में। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है या तो भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। किसी विशेष विलायक में विलेयता जैसे भौतिक गुणधर्मों में भी इसी प्रकार की क्रमबद्धता दर्शाते हैं, किंतु पूर्ण रूप से प्रक्रियात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुणधर्म समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। क्रियाकलाप 4.2 सूत्रों तथा आणविक द्रव्यमानों में अंतर की गणना कीजिए। तो आपको दिए गए इसके बीच में अंतर निकाल सकते हैं। तो CH2 जो भी जिस प्रकार का भी अंतर चल रहा है तो समान अंतर में दिखाई देगा, CH2 का अंतर आएगा। क्या इन तीनों में कोई समानता है? एक परिवार तैयार करने के लिए इन एल्कोहलों को कार्बन परमाणुओं के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या इनकी एक समजातीय श्रेणी का परिवार कहा जा सकता है? सारणी 4.3 में दिए गए अन्य प्रक्रियात्मक समूह के लिए 4 कार्बनों तक के यौगिकों वाली समजातीय श्रेणी तैयार करेंगे। 4.2.5 कार्बन यौगिकों की नामपत्ति। किसी समजातीय श्रेणी के यौगिकों के नामों का आधार बेसिक कार्बन की उन्मूल श्रृंखलाओं के आधार पर होता है, जिनको प्रक्रियात्मक समूह की प्रकृति के अनुसार पूर्व लग्न, उपसर्ग या अनुलग्न प्रत्यय के द्वारा संशोधित किया गया है। जैसे क्रियाकलाप 4 में लिए गए एल्कोहलों के नाम हैं मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल तथा ब्यूटेनॉल। निम्न विधि के द्वारा किसी भी कार्बन यौगिक का नामकरण किया जा सकता है। फर्स्ट नंबर पर यौगिक के कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात करना। तीनों कार्बन परमाणु वाले यौगिक का नाम प्रोपेन होगा। सेकंड में हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्रियात्मक समूह की उपस्थिति में इसको पूर्व लग्न अथवा अनुलग्न के यौगिक के नाम से दर्शाया जाता है, जैसा सारणी 4.4 के अनुसार। थर्ड नंबर पर यदि प्रक्रियात्मक समूह का नाम अनुलग्न के आधार पर दिया जाना है तथा यदि प्रक्रियात्मक समूह के अनुलग्न का नाम स्वर AEIOU से प्रारंभ होता है तो कार्बन श्रृंखला के नाम से अंत का ई हटाकर उसमें समुचित अनुलग्न लगाकर संशोधित करते हैं। जैसे कीटोन समूह के तीनों कार्बन वाली श्रृंखलाओं को निम्न विधि के नाम के द्वारा दिया जाएगा। जैसे प्रोपेन में ई है तो ई को हटा करके प्रोपेन, तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? अगर हम ई को हटाते हैं तो वहाँ पर हम क्या जोड़ देंगे? नॉन, तो प्रोपेनॉन हो जाएगा इसका नाम। चौथे नंबर पे है असंतृप्त कार्बन श्रृंखला में कार्बन श्रृंखलाओं के नाम में दिए गए अंतिम ANE को सारणी 4.4 के अनुसार ENE तथा YN से प्रतिस्थापित करने। जैसे द्विआबंध वाली त्रिआबंध वाली श्रृंखला प्रोपीन कहलाएगी, या त्रिआबंध वाली श्रृंखला प्रोपाइन कहलाएगी। तो इसका अध्ययन भी हम लोग जो है क्या नाम है करेंगे। सारणी 4.4 कार्बन यौगिकों की नामपत्ति। यौगिकों का प्रकार पूर्व लग्न या अनुलग्न। उदाहरण हेलो एल्केन, तो यहाँ पर पूर्व लग्न क्लोरो ब्रोमो आदि है, तो यहाँ पर एक इसको क्लोरो प्रोपेन बनाकर आपको दिखाया गया है। ऐसे ही ब्रोमो प्रोपेन आपको बनाया गया है। एल्कोहल ग्रुप में अनुलग्न ओल का प्रयोग है, तो यहाँ पर इसका नाम प्रोपेनॉल हो गया। एल्डिहाइड ग्रुप में अनुलग्न AL लगा हुआ है, तो यहाँ पर प्रोपेनॉल हो गया। कीटोन ग्रुप में अनुलग्न ONE लगा हुआ है, तो इसका नाम हो गया आपके पास प्रोपेनॉन हो गया। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो इसमें अनुलग्न ओइक लगा हुआ है, तो इसका नाम प्रोपेनोइक हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल।
कार्बोक्सिलिक में अनुलग्न ओइक लगा हुआ था, इस वजह से इसका नाम प्रोपेनोइक हो गया। एल्कीन में ई यानी ईन लगा हुआ है तो इसीलिए इसका नाम प्रोपीन हो गया। और एल्काइन में अनुलग्न लगा हुआ है तो इस वजह से वाई यानी अर्थात प्रोपाइन हो गया। 4.3 कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। इस भाग में हम कार्बन यौगिकों के कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। चूँकि हमारे द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश ईंधन कार्बन तथा उसके यौगिक होते हैं। अंततः सर्वप्रथम हम दहन के विषय में बात करेंगे। 4.3.1 दहन। आपने सभी अपर रूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा तथा प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। निम्नलिखित में ऑक्सीजन अभिक्रियाएं जिनका अध्ययन आपने पहले अध्याय में किया था। तो C+O2 इक्वल टू CO2 प्लस ऊष्मा प्रकाश निकलता है। इसी प्रकार से मेथेन CH4 प्लस O2 इक्वल टू आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड जल और इस प्रकार की निकलते हैं, आपके पास ऊष्मा और प्रकाश वगैरह निकलते हैं। तो पहले अध्याय में अध्ययन की गई सेकंड थर्ड अभिक्रिया में संतुलित कीजिए। क्रियाकलाप 4.3 सावधानी। इस क्रियाकलाप के लिए शिक्षक का पर्यवेक्षण अनिवार्य होता है। एक स्पैचुला में एक एक करके कुछ कार्बन यौगिक नेपथलीन, कैम्फर, अल्कोहल को लेकर जलाइए। ज्वाला की प्रकृति का परीक्षण कीजिए तथा लिखिए कि धुआं उत्पन्न हुआ या नहीं। ज्वाला के ऊपर धातु की एक तस्तरी रखिए। इनमें से किसी भी यौगिक के कारण क्या तस्तरी पर कोई विशेष विश्लेषण हुआ। क्रियाकलाप 4.4 का हम लोग एक बुनसेंस बर्नर जलाइए तथा विभिन्न प्रकार की ज्वालाएं अर्थात धुएं की उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए उसके आधार पर वायु छिद्र को व्यवस्थित कीजिए। पीली कजली ज्वाला कब प्राप्त हुई है? नीली ज्वाला कब प्राप्त हुई? संतृप्त हाइड्रोकार्बन के समानता स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त यौगिकों में अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। तो यहाँ पर आपको उन्होंने संतृप्त और असंतृप्त में से किस प्रकार की जो है वो निकलती है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से समानता आपको कैसी निकलेगी? स्वच्छ ज्वाला दिखाई देगी। जबकि जो असंतृप्त कार्बन होंगे उसके संग आपको काले धुएं के संग पीली ज्वाला दिखाई देगी। तो इसका अध्ययन हम लोग इसमें से याद कर लेना हम लोगों को। इसके परिणाम स्वरूप क्रियाकलाप 4.3 में धातु की तस्तरी पर कजली निक्षेपण होगा, लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। घरों में उपयोग लाई जाने वाली गैस या केरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं। यदि कभी बर्तनों के तल काले होते हुए दिखाई दे तो इसका अर्थ होता है कि वायु छिद्र अवरुद्ध है तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ भाग मात्रा में नाइट्रोजन या सल्फर होता है। इनके दहन के कारण फलस्वरूप तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण के लिए प्रदूषक। क्या आप जानते हैं क्यों जलते हुए पदार्थ ज्वाला उत्पन्न करते हैं अथवा नहीं? क्या आपने कभी कोयले तथा लकड़ी की अंगीठी को देखा है? यदि नहीं तो अगली बार जब भी अवसर मिले तो आप ध्यान से देखिए कि लकड़ी अथवा कोयले का जलना आरंभ होने पर क्या होता है। आपने देखा कि एक मोमबत्ती या गैस स्टोव LPG जलते समय ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला कोयला तथा या तारकोल कभी कभी लाल रंग के समान ज्वाला उत्पन्न होता है तथा बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि केवल गैस पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाता है तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। गैसीय पदार्थों के परमाणुओं को ताप देने पर एक दीप्त ज्वाला दिखाई देती है तथा ज्वाला उज्ज्वल होना आरंभ करती है। प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न रंग उस तत्व का अभिलाक्षणिक गुण होता है। गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार को जलाने का प्रयास कीजिए तथा इसके रंग का परीक्षण कीजिए। आपने देखा कि अपूर्ण दहन से कज्जल उत्पन्न होता है, जो कार्बन होता है। इसके आधार पर आप मोमबत्ती की पीली रंग की ज्वाला का क्या कारण बताएंगे? यह भी जानिए कोयले तथा पेट्रोल का निर्माण। कोयले तथा पेट्रोल का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है, जो विभिन्न जैविकीय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करते हैं। कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्ष, फर्न तथा अन्य पौधे का अवशेष है। संभवतः भूकंप
अतः ज्वालामुखी फटने के कारण ये धरती में चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे धीरे क्षय होकर के ये कोयला बन गए। तेल तथा गैस लाखों वर्ष पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष हैं। उनके मृत होने पर उनके शरीर समुद्र तल में डूब जाएंगे तथा गाद से ढक जाएंगे। उन मृत अवशेषों पर बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल ताप के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ है। इसी बीच गाद धीरे धीरे दबकर चट्टान बन गए। चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ। ये पानी में स्पंज की तरह फंस गए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोयले तथा पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? 4.3.2 ऑक्सीकरण क्रियाकलाप 4.5 एक वर्ग नली में लगभग 3 ml एथेनॉल लीजिए तथा इसे जल ऊष्मक में सावधानी से गर्म कीजिए। इस विलयन में क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट का 5% एक बूंद करके डालिए। डालने पर प्रारंभ में एक पोटेशियम परमैंगनेट का रंग बना रहता है। अत्यधिक मात्रा में डालने पर पोटेशियम परमैंगनेट का रंग लुप्त क्यों नहीं होता है? प्रथम अध्याय में आपने ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन किया था। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती है जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जा सकता है। यहाँ पर आपको एक रिएक्शन को दिखाया गया। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों की ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है आपके पास तथा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है को अल्कोहल में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो ऑक्सीकारक में याद कर लेना इंपॉर्टेंट में पूछा जा सकता है। 4.3.3 संकलन अभिक्रिया पैलेडियम तथा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक के पदार्थ जिनके कारण अभिक्रिया विभिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोकार्बन में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। यहाँ पर एक आपका निकेल उत्प्रेरक दिखाया गया है। तो यहाँ पर तो आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए संतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। 3.4 प्रतिस्थापन अभिक्रिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश विकारकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोजन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित कर देती है। इसकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि यह एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में, तो वहाँ पर हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो इस जगह पर इसको दिखाया गया है। 4.4 कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल। अनेक कार्बन यौगिक हमारे लिए अनमोल होते हैं, किंतु यहाँ हम व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्लों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। 4.4.1 एथेनॉल के गुणधर्म। एथेनॉल कक्षा के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। एथेनॉल के गलनांक एवं क्वथनांक की सारणी 4.1 में शुरू में दिखाई गई है और यहाँ पर से मैंने बताया कि इसको याद कर लेना, इसका गलनांक और क्वथनांक पूछा जा सकता है। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है। तो हम लोग किस चीज़ को अल्कोहल करते हैं? जो आपका एथेनॉल है, एथेनॉल को हम लोग अल्कोहल कहते हैं। इसको हमें याद कर लेना है। तथा यह सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अतिरिक्त यह एक विलायक है, इसीलिए इसका उपयोग टिंजर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसे औषधियों में होता है। एथेनॉल की किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा हो जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित लेकिन शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफ़ी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। क्रियाकलाप 4.6 शिक्षक के द्वारा प्रदर्शन। लगभग 2 चावल के आकार के बराबर सोडियम के छोटे छोटे टुकड़े को एथेनॉल में डालिए। आप क्या परीक्षित करेंगे? उत्सर्जित गैस
की जांच कैसे करेंगे। एथेनॉल की अभिक्रियाएं, सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम के संग एथेनॉल की अभिक्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया है तो सोडियम एथोक्साइड बनता है। एल्कोहल सोडियम से भी अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथोक्साइड बनता है। आप बता सकते हैं कि कौन सा दूसरा पदार्थ धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने वाली अभिक्रिया 443 केल्विन तापमान पर एथेनॉल को अधिक के सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। तो यहाँ पर इस अभिक्रिया को भी दर्शाया गया है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकरण के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। सभी सजीव प्राणियों पर अल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है। जब अधिक मात्रा में एथेनॉल का सेवन किया जाता है तो इससे उपाचयी प्रक्रिया धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। इसके फलस्वरूप समन्वय की कमी, मानसिक दुविधा, उनिंदापन जैसी स्थिति उत्पन्न, सामान्य अंतर्बाध कम हो जाना एवं भाव शून्यता आ जाती है। यदि व्यक्ति राहत महसूस करता है लेकिन उसे पता नहीं चल पाता कि उसके सोचने समझने की क्षमता तथा मांसपेशी पूरी तरह प्रभावित हुई है। एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने से मृत्यु हो जाती है। तो ये पॉइंट भी हम लोगों को याद कर लेना है कि एथेनॉल के विपरीत यदि हम मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा ले लेते हैं एथेनॉल के विपरीत तो किसी की मृत्यु भी हो सकती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनॉल बन जाता है। मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के साथ शीघ्र अभिक्रिया करने लगता है। इससे प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस प्रकार पकाने पर अंडा स्कंदित होता है। मेथेनॉल चाक्षुष तंत्रिका को भी प्रभावित करता है जिससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल का महत्वपूर्ण औद्योगिक विलायक है। औद्योगिक उपयोगों के लिए तैयार एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसा जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। अल्कोहल की पहचान करने के लिए हमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है। इसे विकृत अल्कोहल कहा जाता है। ईंधन के रूप में अल्कोहल का प्रयोग, गन्ना सूर्य के प्रकाश की रासायनिक ऊर्जा में बदलने में सर्वाधिक सक्षम होता है। गन्ने का रस मोलेसस, जिसे आप सिरा कहते हो, बनाने के उपयोग में लाया जाता है जिसका किण्वन करके अल्कोहल एथेनॉल तैयार किया जाता है। कुछ पदार्थों में अल्कोहल में पेट्रोल मिलाकर उसे स्वच्छ ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यह ईंधन पर्याप्त ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल उत्पन्न करता है। 4.4.2 एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो इसी का नाम क्या चीज़ है, एसिटिक अम्ल भी है, इसे याद कर लीजिए। तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से लेकर 4% विलयन को सिरका कहा जाता है। तो सिरका किसे कहा जाता है, आप इसे याद कर लीजिए, सिरका। और एथेनोइक अम्ल को जो है क्या नाम है आपके पास, एसिटिक अम्ल इसे कहा जाता है, इसे आप याद कर लीजिए। एवं इसे आचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है, याद कर लीजिए। और इसीलिए ठंडी जलवायु में शीत होने पर यह जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक कहा जाता है। तो ग्लेशियल एसिटिक क्या होता है, इसे भी आप याद कर लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह का अभिलक्षण इसकी अम्लता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रियाएं, पहले नंबर पर है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। तो यहाँ पर उसकी अभिक्रिया को आपको दर्शाया गया है। समानतः एस्टर की गंध मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने एवं स्वाद उत्पन्न करने के वाले कारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको हमें याद कर लेना है, इसके उपयोग को याद कर लेना है। एथेनोइक के एस्ट्रिक एस्टर के उपयोग को हमें याद कर लेना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को
इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। तो साबुनीकरण भी हम लोगों को याद करना है कि साबुनीकरण क्या है, क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं और इस अभिक्रिया को यहाँ पर दर्शाया गया है। सेकंड नंबर पर क्षारक के साथ अभिक्रिया खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनोइट या फिर सोडियम एसीटेट तथा जल बनाता है। ये भी रिएक्शन आपको दर्शाई गई है। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट से कैसे अभिक्रिया करता है, जानने के लिए आइए हम एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 4.9 अध्याय 2 के क्रियाकलाप 2.5 के अनुसार उपकरण तैयार कीजिए। एक परत नली में एक स्पैचुला भरकर सोडियम कार्बोनेट लीजिए तथा उसमें 2 मिलीलीटर एथेनोइक अम्ल मिलाइए। क्या प्रक्षेपित करेंगे? ताजे चूने के जल में इस गैस को प्रवाहित कर कीजिए। आप क्या देखते हैं? क्या आप इस परीक्षण से एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया से उत्पन्न गैस का पता चल सकता है? अब सोडियम कार्बोनेट के स्थान पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ ये क्रियाकलाप दोहराइए। थर्ड नंबर पे कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करें। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड का जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। तो सोडियम एसीटेट को यहाँ पर होते हुए दर्शाया गया है। इस रिएक्शन के अंदर आपको 0.5 साबुन और अपमार्जक। क्रियाकलाप 4.10 दोनों में एक एक बूंद तेल डालिए एवं ए तथा बी नाम दीजिए। परखनली बी में साबुन के घोल की कुछ बूंदें डालिए। दोनों परखनलियों को समान समय तक जोर से उसको आप सेक कीजिए। क्या सेक करने के बाद दोनों परखनलियों में आप तेल एवं जल के परतों को अलग अलग देख सकते हैं? कुछ देर तक दोनों परखनलियों को स्थिर रखने पर फिर उस पर ध्यान दीजिए। क्या आप तेल की परत अलग हो जाती है? ऐसा किस परखनली में पहले होता है? इस क्रियाकलाप में सफाई में साबुन के प्रभाव का पता चलता है अधिकांश। तो यहाँ पर आपको एक साबुन का प्रोसेस दिखाया गया है। तो इस जगह पर आपको क्या दिखाया गया है? एक साबुन का प्रोसेस दिखाया गया है। ये आपके पास क्या चीज़ है? ये तेल की पूंछ है। ये जो है आपके पास क्या है? उसकी पूंछ है। और ये इसके पास क्या चीज़ है? हेड है, जिसे हम लोग सोडियम कहते हैं, सोडियम हेड इसका। और ये मिशेल फॉर्मेशन को दर्शाया गया है। किस प्रकार से उसका कौन सा भाग किस जगह पर चिपकता है और कैसे निकल जाता है, तो इस चीज़ का भी हम लोग डिटेल से अध्ययन करेंगे। तेल ये होते हैं, आप जानते हैं कि तेल पानी में अघुलनशील है। साबुन के अणु लंबी श्रृंखलाओं वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेल से पारस्परिक क्रिया करता है। इसी प्रकार साबुन के अणु मिशेली संरचना तैयार करते हैं, जहाँ अणु एक सिरा वाले कण की ओर तथा आयनिक सिरा बाहर की ओर होता है। इससे पानी में इमल्सन बनता है। इस प्रकार का साबुन का मिशेल मैल को पानी से बाहर निकालने में मदद करता है और हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं। चित्र 4.13 में इसको दर्शाया गया। क्या आप मिशेल की संरचना बना सकते हैं जो साबुन को हाइड्रोकार्बन में घोल से बनता है? मिशेल क्या होता है? देखिए, साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहा जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछा जाता है। तो मिशेल फॉर्मेशन में इसका कौन सा भाग जलरागी होता है और कौन सा भाग इसका जल विरागी होता है, तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जल में विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन को जल की सतह पर होता है तो इसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि इसका आयनिक सिरा आपके जल के सिरे को दर्शाया गया और जल विरागी सिरे को दर्शाया गया है। जल का सिरा जो होता है वो जल को लाइक करता है और उसकी तरफ बढ़ता है, और जल का जो विरागी सिरा होता है वो साबुन का अणु होता है जो है गंदगी से चिपक जाता है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के प्रोसेस को आपको दर्शाया गया है। चिकनाई अथवा मैल को आपको दर्शाया गया इस जगह पर। सोडियम वाला सिरा है जो जल रागी होता है, तो जल से प्यार करता आगे, तो जबकि जल विरागी सिरा जो है गंदगी से चिपक जाता है। इसी प्रोसेस को यहाँ पर हमें दर्शाया गया है। और जब हम इसको झटका देते हैं तो मैल हटाने में साबुन क्या करता है? प्रभावी हो जाता है। जबकि हाइड्रोजन पूंछ दूसरा छोर है, जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं की एक विशेष व्यवस्था भी होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण ऐसा होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसका
आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। मिशेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, साफ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तैलीय मैल मिशेल के अंदर में एकत्र हो जाती है। मिशेल विलयन में कोलोइड के रूप में बने रहते हैं तथा आयन विकर्षण के कारण वे अवक्षेपित नहीं होते। इस कारण मिशेल में तैरते मैल आसानी से हटाए जा सकते हैं। साबुन के मिशेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यह कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। क्रियाकलाप 4.11 अलग अलग प्रखनलियों में 10-10 मिली आसुत जल एवं कठोर जल लीजिए। दोनों में साबुन के घोल की कुछ बूंदें मिलाइए। दोनों प्रखनलियों में एक ही समय तक उसको सेक कीजिए और उससे बनने वाले झाग पर ध्यान दीजिए। किस प्रखनली में अधिक झाग बना है, किस प्रखनली में श्वेत दही जैसा अवक्षेप बना है। शिक्षक के लिए निर्देश: यदि आपके आसपास कठोर जल उपलब्ध नहीं है तो साधारण जल में हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सल्फेट या फिर मैग्नीशियम फिर कैल्शियम क्लोराइड को घोलकर कठोर जल बनाया जा सकता है। क्रियाकलाप 4.12 दो प्रखनली लीजिए और प्रत्येक में 10-10 मिलीलीटर कठोर जल को डालिए। एक साबुन के घोल की 5 बूंदें तथा दूसरे में अपमार्जक के घोल की 5 बूंदें डालिए। दोनों प्रखनलियों को एक ही समय तक सेक कीजिए। क्या दोनों में झाग की मात्रा समान है? किस प्रखनली में दही जैसा ठोस पदार्थ बनता है? क्या आपने कभी स्नान करते समय अनुभव किया है कि झाग मुश्किल से बन रहा है एवं जल में शरीर धो लेने के बाद भी कुछ अघुलनशील पदार्थ या फिर स्कम जम जाता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों से अभिक्रिया करता है। ऐसे में काफ़ी अधिक मात्रा में साबुन का उपयोग करना पड़ता है। एक अन्य प्रकार के यौगिक यानी अपमार्जक का उपयोग कर इस समस्या से निपटारा पाया जा सकता है। अपमार्जक सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखलाओं वाले सल्फोनिक लवण तथा लंबी कार्बनिक श्रृंखलाओं वाले अमोनिया लवण होते हैं, जो क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड आयनों के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभावी बने रहते हैं। सामान्यतः अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद में होता है। आइए सेकंड पार्ट के अंदर हम स्पेशल तौर पर जो चीज़ें मैंने पहले पार्ट में नोटबुक में अपने समझाई थी उससे अलग आगे का जितना भाग है उसको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति तत्वों को भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसका हम लोग अपनी नोटबुक में सभी जगह पर एथेनॉल, मेथेनॉल, इन सभी का एस्टर वगैरह सभी का अध्ययन करेंगे। हेलो बच्चों, जैसे हम लोग अपनी नोटबुक में देख पा रहे हैं हेटेरो परमाणु हमें दिखाई दे रहा है। अभिलक्षणीय समूह का नाम आ रहा है। अभिलक्षणीय पूर्वलग्न समूह का सूत्र है तथा पूर्वलग्न और अनुलग्न और उदाहरण है आपके सामने। जैसे पहले नंबर पे आपको हेटेरो परमाणु में दिखाई दे रहा है क्लोरो ब्रोमो। ये आपके हेलो ग्रुप से रिलेटेड हैं, ठीक है, हेलोजन ग्रुप हम इसे कहते हैं। और ये जो है क्लोरो और ब्रोमो, इसमें ये पूर्व लग्न लगता है। आवाज़ कैसी होगी इसमें? क्लोरो ब्रोमो की होगी और ये पूर्व लग्न लगेगा। किस प्रकार से लगेगा? तो इन्हें हम हेटेरो एटम भी कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम लोगों ने CH4 लिया तो CH4 आप लोगों को मैंने पहले अपनी वीडियो में ये सब बताया है, मैथ, एथ, प्रोब, ब्यूट, इन सब के बारे में और करके भी दिखाया है। तो इसको हम लोग करते हैं। तो कार्बन एक है, इस कार्बन के इधर की साइड में एक इसका जो है हाइड्रोजन अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन आपका इधर की साइड में अटैच हो गया और एक हाइड्रोजन आपका इधर की तरफ अटैच। जो इधर की तरफ लगना है वो आपके पास हाइड्रोजन की जगह पर इन दोनों में से कोई भी रिप्लेस करेगा। तो मान लीजिए क्लोरो ने किया तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? तो इसका नाम पहले इसको लिखा जाएगा क्लोरोमेथेन। तो क्लोरोमेथेन इसका नाम पड़ गया, क्लोरोमेथेन इसका नाम पड़ गया। और इसी प्रकार से जो हम दूसरा ग्रुप देख रहे हैं हेटेरो परमाणु में ऑक्सीजन में जो है क्या नाम है? एल्कोहल है। एल्कोहल के अंदर जो है आपके पास ऑक्सीजन ग्रुप में 4 आएंगे। तो यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप है जिसमें ओल की आवाज़ आएगी और इसका सूत्र क्या लगेगा? H की जगह पर OH लगेगा। और इसमें किस प्रकार का लग्न होगा? तो अनुलग्न होगा। तो इसको भी हम इसी के अंदर लगा के देख लेते हैं CH4 में।
तो हम लोगों ने सी को लिखा और एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन हमने इधर की तरफ जोड़ दिया। और उसके बाद जो है क्या नाम है, यहाँ पर आपका OH लग गया। तो आपका ये नाम अब क्या पड़ गया, क्योंकि इसमें अनुलग्न है तो ये आपका नाम पड़ जाएगा, इसे आप मेथेन बोलते हो तो ये बन जाएगा मेथेनॉल, मेथेनॉल बन जाएगा ये, तो ये मेथेनॉल इसका नाम पड़ जाएगा। इसी प्रकार से हम एल्डिहाइड ग्रुप में देखते हैं तो इसमें जो साउंड होगा वो एल का होगा। इसमें किसका साउंड होगा, एल का साउंड होगा, प्रोपेनैल, एल की आवाज़ आएगी, ठीक है। ये आपका किस प्रकार की आवाज़ थी, ये आपके पास जो है मेथेनॉल की आवाज़ थी, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, हेक्सेनॉल। तो इसको हम लोग लगा कर देखते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए, चलिए मैं इसी में आपको करके दिखा देता हूँ। तो फिर से हम लोगों ने CH4 को लिया, चलिए मैं आपको ऐड के संग दिखा देता हूँ। C2H6 हो गया। इस नोट जो मैंने पहले वीडियो समझाया उसमें मैंने इसको बनाना सिखाया फॉर्मूले को। तो C2H6 है, तो कार्बन के 2 हो गए, तो एक कार्बन यहाँ पर से जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन आपका इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर जुड़ गया और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर जुड़ गया, और ये किसके संग जुड़ गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके यूज हो रहे हैं। इसी प्रकार से ये हाइड्रोजन आपके पास एक हो गया, फिर इधर की तरफ एक हाइड्रोजन के संग यहाँ पर डबल बॉन्ड के संग ये एंडिंग करेगा, डबल बॉन्ड के संग एंडिंग होगी इसकी, तो इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, 1 2 3 4, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए। अब इसका नाम आपका जो पड़ जाएगा, इसमें आवाज़ एल की होगी, तो इसका जो नाम पड़ेगा वो पड़ेगा आपके पास एथ है तो एथेनल, एथेनल या फिर एथेनैल, या फिर क्या नाम पड़ेगा, एथेनैल, और इसका नाम मेथेनॉल पड़ा। और इसके फॉर्मूले को यदि हम जनरल फॉर्मूले को लिखना चाहे, जैसे फॉर्मूला अगर लिखना चाहते हो तो इसका फॉर्मूला हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, C1 लिखेंगे और इसके संग 1 2 3 हाइड्रोजन है तो CH3, और ये इसके लिए हम लोग क्या लगा देंगे, OH, तो इसका फॉर्मूला हो गया CH3OH, ये भी फॉर्मूला इसका हो जाता है। इसी प्रकार से इसका यदि फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो C के संग कितने जुड़ रहे हैं हाइड्रोजन, 3, तो CH3, और इसके संग फिर कितने जुड़ रहे हैं, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ये लिख देना है, या फिर आप डायरेक्ट CH3 फिर CHO लिख दीजिए, तो ये भी इसका एक फॉर्मूला बन गया CHO। इसी प्रकार से हम अगले वाले कीटोन ग्रुप को देखते हैं। तो कीटोन ग्रुप के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ये बनाते समय इसके अंदर जो भी आपके पास जो है क्या नाम है, कार्बन होगा, कार्बन के आगे पीछे दोनों तरफ कार्बन खुलने चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपका C3 से बनेगा, मैथ एथ प्रोप से बनेगा, तो यहाँ पर C3H8, तो इसका हम लोग बनाते हैं। तो देखिए 1 2 और ये 3 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर बीच वाले कार्बन के सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ देते हैं, ये कार्बन इससे जॉइंट हो गया। यहाँ पर 1 2 3 4 ये पूरा यूज हो चुका है, तो जितने आपके पास अब हाइड्रोजन बच रहे हैं उन सभी को आप इसको लगा दीजिए। तो हमारे पास एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, और उसके बाद एक हाइड्रोजन इधर की साइड यूज हो गया, एक हाइड्रोजन इधर यूज हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के संग ज्वाइंट हो गए। तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर ये बना, और इसका यदि फॉर्मूला लिखना चाहते हो तो इसमें CO लगता है बाद में, और ये हमेशा इसके दोनों तरफ कार्बन खुलने चाहिए, नहीं तो ये फिर इसका स्ट्रक्चर गलत हो जाता है। तो इसका अगर वैसे फॉर्मूला लिखो तो क्या होगा, CH3, और उसके बाद दूसरा हमारे पास इसमें आ रहा है फिर से CH3, और उसके बाद इसके लिए हम केवल सिंबल CO का इस्तेमाल करते हैं, तो CO, इनको एक संग भी कर सकते हो, C2H6CO, ऐसे भी हम कर सकते हैं इसे। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल है। तो जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसको हम लोग देखते हैं, तो इसका नाम इस समय पर आपके पास पड़ जाएगा। इसमें किस प्रकार की आवाज़ होगी, तो इसमें क्योंकि कीटोन ग्रुप से रिलेटेड है तो ऑन की आवाज़ आएगी। तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास मैथ एथ प्रोप था, तो ये प्रोपेनॉन हो जाएगा। इसका नाम क्या पड़ जाएगा, प्रोपेनॉन, इसका नाम पड़ गया प्रोपेनॉन। इसी प्रकार से अगला वाला देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल है हमारे पास। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंतर्गत हम लोग देखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल भी मान लीजिए हम लोग मेथेन के संग ही जोड़ लें, तो CH4 है हमारे पास, तो C को हमने लिखा, ये डबल बॉन्ड के संग एंडिंग हो गया, और इसके संग दोनों ही ग्रुप जुड़ जाते हैं, यहाँ पर मेथेनल भी जुड़ जाता है, और एक
2 3, तो एक हाइड्रोजन आपका और हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला सीधा सीधा यही बन जाएगा अगर लिखना चाहो तो HCOOH। तो ये आपके पास इसका फॉर्मूला बन गया और इसका नाम पड़ गया आपके पास, ओइक की आवाज़ इसमें आएगी तो ये पड़ गया मेथेनोइक। मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, हेक्सेनोइक, इस तरीके से बन सकते हैं। अब यदि हम द्वि आबंध की बात करते हैं तो एल्केन ग्रुप से रिलेटेड है ये। द्वि आबंध की यदि हम बात करते हैं तो हमारा किससे रिलेटेड है, ये हमारा जो है क्या नाम है, रिलेटेड है। तो देखिए हम लोग देखते हैं इसको, तो इसके अंदर द्विबंध यदि हम लोग बनाते हैं तो द्विबंध बनाने के लिए मान लीजिए हम लोग C2H6 का प्रयोग करते हैं, एथेन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। तो एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, और क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो पहले डबल बॉन्ड के संग इसको जोड़ दीजिए। तो डबल बॉन्ड के संग हमने इनको जोड़ दिया, उसके बाद कितने कार्बन बच रहे हैं, क्योंकि दोनों के इलेक्ट्रॉन यूज हो चुके हैं, तो एक यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, जुड़ जाएगा, और एक आपके यहाँ पर जुड़ जाएगा। और उसके बाद तो यहाँ पर इसका द्वि आबंध बन पाना संभव नहीं लग रहा है, 2 2 4 नहीं, द्वि आबंध होगा तो इसका फॉर्मूला होगा आपके पास C2H4 होगा। तो ये इसके संग डबल बॉन्ड के संग इसके संग ये कैलकुलेशन हो गया। ये जनरल फॉर्मूले मैंने आप लोगों को अपने पहली वीडियो में दिए हुए हैं, तो आप वहाँ पर से इसको देख लेना। तो यहाँ पर इसका नाम जो है पड़ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये एथेन था तो ये एथीन इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसी प्रकार से हम लोग अपना अगला वाला देखते हैं। तो यहाँ पर त्रियाबंध लग रहा है, तो त्रियाबंध लग रहा है तो मान लीजिए चलिए इसी के अंदर हम लोग त्रियाबंध लगाते हैं। तो त्रियाबंध के अंदर इसका फॉर्मूला हो जाएगा C2H2। तो यहाँ पर 1 2 तो ट्रिपल बॉन्ड के संग इसे एंड जोड़ दीजिए और एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ जोड़ दीजिए। तो ये आपका ट्रिपल बॉन्ड के संग इसका एंड हो गया है, तो इसका नाम अब पड़ जाएगा एथाइन इसका नाम पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार से आप इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर को बना सकते हो। अगला देखते हैं हम लोग अपनी बुक से। हमारे पास कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म है हमारे पास। दहन, तो कार्बन अपने सभी अपर रूपों में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपके पास पहला एग्जाम्पल है C2H5OH प्लस में ऑक्सीजन के संग इसका दहन किया जा रहा है, और आपके पास एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड जल को प्रदान कर रहा है। एक दूसरा एग्जाम्पल है आपके पास एथेनॉल सोडियम है, सोडियम के संग इसको गर्म किया जा रहा है। तो ये आपके पास जो है क्या नाम है, सोडियम एथोक्साइड आपका बन रहा है और हाइड्रोजन बन रही है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल और भी ले सकते हो कि कार्बन प्लस में ऑक्सीजन में जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा प्रदान करता है, प्लस में ऊष्मा प्रकाश वगैरह प्रदान करेगा। तो हम लोग देखते हैं आगे। संतृप्त हाइड्रोजन स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है, असंतृप्त हाइड्रोजन काले धुएं वाली पीली ज्वाला को उत्पन्न करती है। अगर वायु की आपूर्ति सीमित हो तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कज्जली ज्वाला उत्पन्न करती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे घरों के अंदर बर्नल इस्तेमाल होते हैं उसके छिद्र वगैरह को साफ करना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण देखिए क्या है, कार्बन यौगिक को दहन करने पर इनका ऑक्सीकरण सरलता से हो सकता है। जब एथेनॉल को ऑक्सीजन या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ गर्म किया जाता है तब एथेनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे एथेनोइक अम्ल बनता है। तो एथेनॉल का हमारे पास फॉर्मूला है CH3CH2OH, या फिर इसे हम C2H5OH भी लिख सकते हैं। प्लस में ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ पर हो रही है आपके पास, तो आपके पास क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल बनता है। और इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड Cr2O3। तो ये भी एथेनॉल जो है क्या नाम है, ग्लेशियल या फिर CH3COOH, जिसे आप लोग जो है क्या नाम है, एथेनोइक एसिड के नाम से जानते हो, इससे क्रिया करता है तो यहाँ पर एथेनॉल बनता है। तो एथेनॉल आपका बनता है। आगे हम लोग देखते हैं अपनी तीसरी योग अभिक्रिया को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास देखिए योग अभिक्रिया क्या है, तीसरी वाली। तो यहाँ पर योग अभिक्रिया के अंतर्गत क्या चीज़ है आपके पास, तो योग अभिक्रिया एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें द्विआबंध होता है
को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म किया जाता है तो एक योग अभिक्रिया होती है जिसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन बन जाता है। नोट में क्या चीज़ है, वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। प्रायः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल पाए जाते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने गए हैं। एडवाइस क्या है, हमें भोजन पकाने के लिए सदैव असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए CH2 डबल बॉन्ड के संग CH2 है अर्थात एथीन असंतृप्त है। इसे हाइड्रोजन जो निकल उत्प्रेरक है उसमें गर्म किया जाता है तो आपके पास ये संतृप्त एथेन संतृप्त में अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन आपका बन जाता है। आगे देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब मेथेन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो एक प्रतिस्थायी अभिक्रिया होती है जिससे क्लोरोमेथेन तथा हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो यहाँ पर CH4 प्लस में Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन और क्लोरीन रिएक्ट करने पर क्लोरोमेथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को निर्मित करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल। एथेनॉल के भौतिक गुणधर्म रंगहीन गंध और जलने वाला स्वाद, जल में घुलनशील है, वाष्पशील द्रव जिसका क्वथनांक 351 केल्विन है। रासायनिक गुणधर्म सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एथोक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति से एथेनॉल की जांच इस अभिक्रिया द्वारा की जा सकती है। निर्जलीकरण एथेनॉल H2SO4 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O अर्थात एथीन। एथेनोइक अम्ल एसिटिक अम्ल। भौतिक गुणधर्म रंगहीन द्रव, स्वाद में खट्टा, सिरके जैसी गंध, क्वथनांक 391 केल्विन है। शुद्ध एथेनोइक अम्ल शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसीलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो ये हमें इसको याद कर लेना है कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, इसको हमें याद कर लेना है। रासायनिक गुणधर्म एस्टरीकरण क्या है, तो एथेनोइक अम्ल प्लस एथेनॉल सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब इन्हें गर्म किया जाता है हमें CH3CO CH2 CH3 प्लस H2O ये एस्टर की फॉर्म है। और ये एस्टर के कैसा होता है, तो ये मीठी फलों जैसी गंध वाले एस्टर का निर्माण होता है। साबुनीकरण, तो यहाँ पर देखिए क्या नाम है, साबुन को बनाने के लिए इस फॉर्मूले का हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे यहाँ पर सोप फॉर्मेशन को दर्शाया जा रहा है। इस विधि से साबुन तैयार किया जाता है। क्षार से अभिक्रिया साबुनीकरण NaOH प्लस में CH3COOH सोडियम एसीटेट प्लस जल निर्मित होता है। साबुन और अपमार्जक। साबुन लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। उदाहरणता आपके पास यहाँ पर दिखाए गए C17H35COONA। तो ये क्या होते हैं आपके पास, ये सोडियम पोटेशियम के लवण होते हैं। ये जो है कार्बोक्सिलिक अम्लों की लंबी श्रृंखला होती है, एक लंबी चैन होती है आपके पास। साबुन केवल मृदु जल में सफाई कर सकता है, जबकि अपमार्जक जो है क्या नाम है, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनिया सल्फेट लवण होते हैं। अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल दोनों के संग सफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें अंतर भी लिखने के लिए आता है, कि साबुन और अपमार्जक में अंतर बताइए। तो आप बता सकते हो कि जो अपमार्जक होता है वो कठोर जल के संग भी झाग बनाएगा, जबकि साबुन जो है कठोर जल के संग झाग नहीं बनाएगा। साबुन अणु में जलरागी सिरा जिसे आयनिक भाग कहा जाता है और जल विरागी सिरा जिसे लंबी हाइड्रोजन श्रृंखला कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जलरागी आयनिक सिरे को दिखाया गया है जो उसके सर वाला भाग है, और एक लंबी चैन के संग जो उसका टेल पार्ट जुड़ा हुआ है जिसे जल विरागी कहते हैं। ये आपकी जो भी जो है क्या नाम है मिसेल होती है उससे ये कांटेक्ट में रहता है। साबुन अणु की संरचना। साबुन की सफाई प्रक्रिया। मैल तैलीय होते हैं। जल विरागी सिरा तेल में घुल जाता है और जल रागी सिरा के चारों तरफ पानी से घिर जाता है और इससे मिसेली संरचना बन जाती है। यहाँ पर देखिए ये
सोडियम की एक लंबी श्रृंखला को दर्शाया गया है जिसका सर वाला भाग जुड़ा हुआ है जो जलरागी है और उसके बाद जो जल विरागी है वो तेल की बूंदों से गंदगी से जुड़ा हुआ है। साबुन का मिसेल मैल को पानी में घुलाने में मदद करता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम के लवण के साथ अभिक्रिया करके अघुलनशील पदार्थ स्कम बनाता है। यह स्कम सफाई प्रक्रिया में बाधा डालता है। अपमार्जक का उपयोग करके कठोर जल में सफाई प्रक्रिया प्रभावशाली कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम तथा कैल्शियम आयनों के साथ अघुलनशील स्कम नहीं बनाता है। इसी के संग ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।